हेलो स्टूडेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स, हाउ आर यू ऑल। सो आज की क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम जो कि है थर्ड लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो आज का टॉपिक है थर्ड लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम। ये हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो इस थ्योरम को समझने के लिए ना हम लोगों को ना ग्रेजुएशन का बहुत सारा मतलब एक तो प्रीवियस थ्योरम्स का ज़रूरत पड़ने वाला है। तो जब उसका ज़रूरत होगा ना उसी टाइम पे हम उसको रिकैप्चुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे। तो किसी भी थ्योरम, किसी भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम को समझने के लिए सबसे पहले हम लोगों को देखना पड़ता है उसके स्टेटमेंट। तो चलिए स्टेटमेंट को लिखते हैं और समझते हैं क्या है स्टेटमेंट। लेट ओके, सबसे पहले लिख लेते हैं स्टेटमेंट क्या है। लेट n be a normal subgroup, let n be a normal subgroup of a group G and H be any subgroup। H जो है वो नॉर्मल नहीं है, बस एक कोई भी सब ग्रुप है। ठीक है, उसी का G का सब ग्रुप ऑफ G। H be any सब ग्रुप ऑफ G। देन क्या कहता है ये थर्ड लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम? ये कहना चाहता है कि जो H होगा ना इसके नीचे आएगा ये H इंटरसेक्शन N लिए है ना। ओके, तो यहाँ पे N ही ले लेते हैं। H इंटरसेक्शन N is isomorphic to Hn upon Hn upon K, not K, Hn upon N. Okay, so this is third law of isomorphism theorem. What is this? This is a quotient group and this is also a quotient group, and these two quotient group are isomorphic. What is the meaning of isomorphic? Isomorphic means जैसा प्रॉपर्टीज ये शो करेगा वैसा ही प्रॉपर्टीज ये भी शो करेगा, बिल्कुल एब्स्ट्रैक्टली आइडेंटिकल होगा, एक जैसा होगा। ये मतलब होता है आइसोमॉर्फिक का मतलब। ठीक है, सो ये कोसेंट ग्रुप है, ये कोसेंट ग्रुप है, इसका मतलब ये है n नॉर्मल होना चाहिए, जो कि है भी, n इज नॉर्मल सब ग्रुप। एंड इसके बारे में नहीं पता क्योंकि स्टेटमेंट में इसका जिक्र नहीं हुआ, इसका मतलब ये इसको हम लोग खुद से लेकर के आएंगे। ठीक है, ओके, ये हम लोगों को प्रूफ करना है। आ गया बात समझ में? स्टेटमेंट आई होप क्लियर हो गया होगा। n जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है G का, और ये H कोई भी एक सब ग्रुप है G का, तो ऐसा होता है, डेफिनेटली होता है। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स प्रूफ। ओके, तो किस तरीके से हम लोग प्रूफ करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टेटमेंट को हटाते हैं और प्रूफ की ओर बढ़ते हैं। सो एज स्टेटमेंट आपको पता है ना कि n जो था वो नॉर्मल था, n इज नॉर्मल। अच्छा, एक काम करते हैं, पहले बोर्ड को ऐसे डिवाइड कर देते हैं ताकि इजी हो जाए। एज n इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, सब ग्रुप ऑफ G, एंड H जो है इज एक कोई भी सब ग्रुप है, बस ये नॉर्मल नहीं है, सब ग्रुप ऑफ G। ओके, तो ऐसे सिचुएशन में हमने एक थ्योरम पढ़ा था कि अगर G एक ग्रुप है और N जो है नॉर्मल है और H जो है कोई भी एक सब ग्रुप है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन H इंटरसेक्शन N इज ऑलवेज नॉर्मल।
ऑलवेज व्हाट, नॉर्मल। ये नॉर्मल होता ही होता है क्योंकि n नॉर्मल है ना, इसीलिए। सो देयरफॉर h का इंटरसेक्शन अगर n के साथ करे, सिर्फ एक जन यहाँ पे n नॉर्मल है, इसीलिए इंटरसेक्शन, पूरा इंटरसेक्शन भी नॉर्मल हो जाएगा, विल बी नॉर्मल। ठीक है, ये भी नॉर्मल हो गया किसमें, g में। एंड दिस इज नॉर्मल इन h, नॉर्मल इन h, नॉर्मल इन ये बताना बहुत जरूरी, कहाँ है ये नॉर्मल, नॉर्मल इन h एंड n, ये दोनों में ही नॉर्मल होगा ना, क्योंकि ये जो है वो सबसेट है h का और ये भी n का भी सबसेट है। आपको पता होगा ये बात, ये तो 11th-12th का बात है ना, कि इंटरसेक्शन जो होता है वो दोनों का सबसेट होता है। सो दैट्स व्हाई दिस इज अ नॉर्मल इन h, दिस इज नॉर्मल इन n एज वेल। सो इसका मतलब ये हुआ कि जो h इंटरसेक्शन n जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप हो गया है, किसके लिए, h के लिए। तो देयरफॉर अब जो नॉर्मल है वो नीचे जा सकता है, मतलब h के नीचे तो जाएगा ही जाएगा। h इंटरसेक्शन n इज व्हाट, कोसेंट ग्रुप। ये क्या बन गया, कोसेंट ग्रुप बन गया, क्योंकि कोसेंट ग्रुप कब बनता है, जब नीचे नॉर्मल जाता है, किसी भी ग्रुप के नीचे नॉर्मल जाना चाहिए, तब वो कोसेंट ग्रुप कहलाता है। एंड दिस इज मीनिंगफुल, ओके, दिस इज मीनिंगफुल, दिस इज कोसेंट ग्रुप, ये कोसेंट ग्रुप बन गया विच इज मीनिंगफुल। आप ब्रैकेट में यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि ये सही चीज है ना, ये मीनिंगफुल है। ओके ओके, नाउ अब हम लोगों को क्या चाहिए, ऑब्वियसली कि एंड आपको एक यूजी कोर्स का एक और थ्योरम आपको हम याद दिलाना चाहेंगे कि अगर मान लीजिए कि आपके पास एक जी एक ग्रुप है और ये H एक सब ग्रुप है और ये K भी सब ग्रुप है, ये दोनों ही सब ग्रुप है। ओके, ये दोनों क्या है, ये दोनों सब ग्रुप्स हैं। देन क्या ये H और N का प्रोडक्ट, दैट इज H और K का प्रोडक्ट, H और K का प्रोडक्ट सब ग्रुप होगा, इट्स सब ग्रुप, यस इट इज अ सब ग्रुप। ओके, ये सब ग्रुप है इफ एंड ओनली इफ, एक ही शर्त पे, जब ये देखने को मिलेगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा होगा तब। मतलब अगर H के, अगर ये कम्यूट कर जाए, KH हो जाए, H के KH एक ही बात है, ऐसे सिचुएशन में हम ये कहते हैं कि ये क्या है, ये जो है वो सब ग्रुप है। ये क्या है, ये सब ग्रुप है ऑफ G का। आया बात समझ में? सो HK इज सब ग्रुप व्हेन दिस इज ट्रू। ठीक है, और हमारे स्टेटमेंट में आपको जब थ्योरम यहाँ पे हम लिखे थे स्टेटमेंट, तो ये था हम लोगों को प्रूफ क्या करना है, हम लोगों को प्रूफ करना है H अपॉन H इंटरसेक्शन N इज आइसोमॉर्फिक टू HN, HN अपॉन N। सो ऑब्वियसली दिस इज अ ग्रुप, HN इज अ ग्रुप, इसका मतलब ये तो होगा ही होगा, है ना। सो एंड HN जो है वो बराबर है NH के। अगर ऐसा है तभी तो वो HN आ पा रहा है ना वहां पे न्यूमरेटर में। सो दिस मीन्स कि HN इज अ सब ग्रुप, HN इज अ सब ग्रुप ऑफ G, है ना, ये G का सब ग्रुप है। और ये सब ग्रुप है, ये जो है वो सब ग्रुप है, वेट अ मिनट, ये किस तरह का सब ग्रुप होता था आपको याद है? ये जो सब ग्रुप है ना, ये जो HN है जो सब ग्रुप है, ये दो चीजों को कंटेन किया हुआ है, मतलब H भी इसका सबसेट होगा, N भी सबसेट होगा। सो दिस मीन्स कि जो HN है, H जो है वो सबसेट होगा HN का, एंड N भी जो है ना वो भी, है ना, N जो है ये भी सबसेट है किसका, किसका किसका, HN का। आया बात समझ में? ओके, नाउ as we know that N is a normal and this is a subgroup of HN, so it can go in denominator of HN. okay, मतलब क्या हुआ? So therefore चूंकि N
एन जो है ये सब ग्रुप होने के साथ साथ नॉर्मल भी तो है ना, ये स्टेटमेंट में था नॉर्मल इन जी, दैट्स व्हाई इट विल बी नॉर्मल इन एच एन, बिकॉज एच एन का सबसेट है ये। ओके, सो दिस इंप्लाइज कि एच एन के नीचे नॉर्मल जा सकता है। नॉर्मल कौन है? एन है नॉर्मल, तो ये एन नीचे जा सकता है, इज कोसेंट ग्रुप। ये कोसेंट ग्रुप बन गया, और जो कि मीनिंगफुल है, है ना, मीनिंगलेस नहीं है, मीनिंगफुल है, ठीक है, सही बात है ये। ओके, सो अब हमारे पास दो चीज आ चुका है, एक तो ये और एक तो ये। इन दोनों को क्या करना है? इन दोनों को आइसोमॉर्फिक करना है। ओके, सो आइसोमॉर्फिक करना है ना, तो हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम को यूज करेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम को यूज करने का मतलब है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म को यूज करना। अगर आप लोग उसको कवर नहीं किए हो अभी तक, तो पहले आप उसको कवर करें, ठीक है। वो वीडियो वाले सेक्शन में जाइए, मेरे ही चैनल पे मिल जाएगा आपको फर्स्ट लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, सेकेंड लॉ भी मिल जाएगा, ये थर्ड तो है ही। तो थर्ड को प्रूफ करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम। ओके, सो आगे चलिए बढ़ते हैं। तो आपको पहले एक बार थोड़ा सा यहाँ पे हम रोड मैप बता देते हैं कि वो फर्स्ट लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम क्या था। कि जी एक ग्रुप है और जी डैश का एक होमोमॉर्फिक इमेज जी डैश है। तो ये जो जी डैश होता है ना, वो आइसोमॉर्फिक होता है किसके? इसी जी का कोसेंट के। तो यहाँ पे कोसेंट कौन होता है? कर्नल ऑफ ये कौन सा फंक्शन है? ये एफ, जो कि होमोमॉर्फिक है। तो ये होमोमॉर्फिक कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म इज ऑलवेज नॉर्मल, सो दिस इज मीनिंगफुल। कोसेंट ग्रुप का मतलब क्या होता है? डिनोमिनेटर में ऑलवेज नॉर्मल होना चाहिए, एंड कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म इज ऑलवेज नॉर्मल। ओके, so that's why it is meaningful, and this was our first law of isomorphism theorem, that since चूंकि ये f जो है होमोमॉर्फिज्म है, इसका मतलब ये होमोमॉर्फिक इमेज है, तो ये होमोमॉर्फिक इमेज जो होता है वो क्या होता है? आइसोमॉर्फिक होता है। किसके? कोसेंट ग्रुप के। ये था हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम को, इसी को हम लोग यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक आइसोमॉर्फिज्म मैपिंग होना चाहिए ना, फर्स्ट लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम को यूज करना है तो यहाँ तो नहीं है हमारे पास यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोगों को डिफाइन करना पड़ेगा। फिर हम लोग उसको प्रूफ करेंगे कि जो हमने डिफाइन किया है मैपिंग, वो होमोमॉर्फिज्म मैपिंग है। आया बात समझ में? तो प्रूफ करना पड़ेगा। चलिए प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने से पहले डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। सो लेट अस डिफाइन। कहाँ से कहाँ ये मैपिंग डिफाइन होगा, इस पे आपको नजर बनाए रखना पड़ेगा। लेट us define, अब यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं हम लोग, डिफाइन अ मैपिंग। लेट us define अ मैपिंग। उस मैपिंग का नाम हम लोग यहाँ पे फाई दे रहे हैं, ठीक है। लेट us define अ मैपिंग फाई, और ये जो कि फाई कहाँ से कहाँ ये मैप करेगा। ओके, तो ये यहाँ पे ये मैप करेगा H से, इट विल गोज टू इसके पास HN अपॉन एन के पास जाएगा। ये इस तरीके से हम लोग यहाँ पे मैपिंग को डिफाइन करने वाले हैं, ठीक है। ओके, अब कहने का मतलब क्या है, आपको थोड़ा सा रोड मैप बता देते हैं। ये फाई हमने डिफाइन कर लिया, ये होमोमॉर्फिज्म प्रूफ करना पड़ेगा हम लोग को। अगर ये होमोमॉर्फिज्म हो गया, अगर ये होमोमॉर्फिज्म हो गया, तो ये होमोमॉर्फिक इमेज बन जाएगा, और ये होमोमॉर्फिक इमेज बन जाएगा तो इट विल बी आइसोमॉर्फिक this HN upon N. Why? Because this is a homomorphic image. इसके लिए हमको इस फाई को होमोमॉर्फिक बनाना पड़ेगा। तो इट विल बी आइसोमॉर्फिक टू व्हाट? कोसेंट ग्रुप ऑफ दिस। तो H के नीचे कौन आएगा? नॉर्मल कौन होता है? कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म, दैट इज फाई। तो ये ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली वी हैव टू प्रूव दैट दिस मैपिंग इज होमोमॉर्फिज्म। For that we need to prove that phi is well defined, phi is 1 1, and phi is homomorphism, and as well on 2. Okay, so अगर हम on 2 प्रूफ कर देंगे तो 1 1 करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। ओके, चले
आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये मैपिंग हमने डिफाइन तो कर दिया कि कहाँ से कहाँ जा रहा है, लेकिन किस तरीके से डिफाइन हुआ है वो बताना पड़ेगा, सच दैट कि ये जो फाई है वो इसके एलिमेंट पे ऑपरेट होता है और ये सीधा किस ये ऑपरेट होता है एक्स एच के एलिमेंट पे, एक्स पे ऑपरेट होगा और वो मैप करेगा इसके एलिमेंट को। इसका एलिमेंट मतलब नॉर्मल है तो वो नॉर्मल यहाँ आ जाता है, और ये एच एन का एलिमेंट एक्स, ठीक है। एक्चुअली में एक्स का एक कुछ और ही चेहरा होगा, वो हम लोग इसे अभी बात करने वाले हैं, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट, ओके। सो ये डिफाइन हम लोगों ने किया है, ये हमारा मैपिंग है, ठीक है। इस मैपिंग को हम लोग प्रूफ करेंगे, दिस इज वेल डिफाइंड, ओके, ऑन टू एंड होमोमॉर्फिज्म। ये तीन चीज दिखाना पड़ेगा, होमोमॉर्फिज्म अगर आपको दिखाना है तो, ठीक है। ओके, सो लेट्स मूव फर्दर। इधर हटाना पड़ेगा, so number 1 phi is well defined। तो कैसे वेल डिफाइन करने वाले हैं, हमको देखना पड़ेगा क्या सच में ये फाई एच के एलिमेंट को क्या इसमें मैप कर भी पाता है या नहीं। अगर कर लिया तो बोलेंगे हमारा मैपिंग सही तो है, ये सच में एच के एलिमेंट को एच एन बाय एन में मैप कर रहा है। तो देखते हैं, मान लेते हैं कि मेरे पास एच का एलिमेंट है, लेट एक्स बिलोंगिंग टू एच। अब देखना यह है कि अगर हम इसमें फाई ऑपरेट करेंगे तो क्या मैप कर पाएगा एच एन बाय एन में, देखना है ये। सो लॉजिकली हम लोग आगे बढ़ते हैं, चूंकि ये जो x है वो h का एलिमेंट है, इसका मतलब ये हुआ कि x एच एन में भी बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि h तो सबसेट है ना, एच एन का सबसेट है, तो अगर सबसेट है तो x इसमें है तो x ऑब्वियसली एच एन में होगा। ओके, सो अभी बताइए कि कोसेंट ग्रुप का एलिमेंट कैसा दिखाई देता है, जैसे g बाय एच, तो ये कोसेंट ग्रुप हो गया, तो इसका एलिमेंट कुछ इस तरह का होता है, नॉर्मल को लिखना होता है, और g का एलिमेंट यहाँ पे x है ना, ये इस तरह का एलिमेंट इसमें बिलोंग करता है। तो हम ये आपसे बोल रहे हैं कि आप बताइए कि n x कहाँ बिलोंग करेगा। ये भी कोसेंट का एलिमेंट वाला स्ट्रक्चर है ना, ये ऐसा स्ट्रक्चर वाला एलिमेंट किसका होता है, कोसेंट का होता है, तो ये डेफिनेटली कोसेंट में बिलोंग करेगा। लेकिन कौन से कोसेंट में, तो ये नॉर्मल है, n ही नॉर्मल है तो वो तो नीचे जाएगा ही, और ऊपर में कौन आता है, ऊपर में वो आता है जिसका एलिमेंट ये x है। तो x किसका एलिमेंट है, hn का, इसका मतलब यहाँ पे hn आएगा। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, इस प्रकार से हम ये बोल सकते हैं कि जैसे ही h के एलिमेंट x पे हम इस फाई को ऑपरेट करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन दिस फाई x इज इक्वल्स टू nx। तो ये फाई x हम nx लिख पा रहे हैं अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, बट वी हैव सीन दैट दिस nx इज एक्चुअली बिलोंगिंग टू hn बाय n। अरे ये तो सच में ये जो मैपिंग है वो h के एलिमेंट x पे जैसे ही ऑपरेट हुआ ये hn बाय n में चला गया, और हम यही तो चाहते थे कि h का एलिमेंट इसी में जाए। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा फाई जो मैपिंग है वो वेल डिफाइंड है। सो यस, फाई इज वेल डिफाइंड। ओके 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 ओके। सो अब इसको आपको याद रखना पड़ेगा, इसलिए हम कॉर्नर में यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि जो है वो कहाँ से कहाँ डिफाइन है। ये फाई ये h से डिफाइन है एच एन बाय एन में। पहला बात किस तरीके से है, ये है फाई x इज इक्वल्स टू एन एक्स। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है क्योंकि हम इधर अभी इरेज करने वाले हैं। नाउ
हमने एक कंडीशन प्रूव कर दिया है, दूसरा कंडीशन हम लोग प्रूव करने वाले हैं यहाँ पे। क्या हम लोग यहाँ पे फाई को इस बार इज ऑन टू भी दिखाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि जब कभी भी आइसोमॉर्फिक प्रूफ करना होता है तो हम लोग यही करते हैं, वेल डिफाइन दिखाते हैं, ऑन टू भी दिखाते हैं, और हम लोग होमोमॉर्फिज्म दिखाते हैं। जो भी हमारा मैपिंग होता है उस मैपिंग को 3 कंडीशन आप दिखाते हैं तो ये हो जाता है फिर आपका, ठीक है। ऑन टू दिखाएंगे कैसे, ऑन टू का क्या मतलब होता है, ये है हमारा कोडोमेन एंड दिस इज आवर डोमेन। सो कोडोमेन में एलिमेंट होना चाहिए, कोई भी एक आर्बिट्ररी एलिमेंट, उस आर्बिट्ररी एलिमेंट का प्री इमेज इसमें एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। अगर हर एक एलिमेंट ऑफ दिस कोडोमेन का एक प्री इमेज H में मिल रहा है हर एक एलिमेंट के लिए, इसका मतलब ये हुआ कि ऑन टू हो गया वो, ठीक है। तो लेट ये जो NX है वो कहाँ बिलोंग कर रहा है, NX बिलोंग कर रहा है ऑब्वियसली HN by N में फॉर ऑल X बिलोंगिंग टू HN। ये बात समझ आया, ये n नॉर्मल वो तो नीचे जाता है, ये x किसका एलिमेंट है, HN का, वही बात हम यहाँ लिख दें कि x तो HN का एलिमेंट है, ओके। अब हमें ढूंढना होगा क्या, हमें ढूंढना होगा इस NX के बदले में एक प्री इमेज ढूंढना होगा, किसमें, H में। क्या सच में H में प्री इमेज है, हमने एक एलिमेंट यहां से तो उठा लिया, क्या ऐसा कोई एलिमेंट इस H में है कि जैसे ही फाई ऑपरेट करते तो वो इस पे मैप करेगा, मतलब प्री इमेज है क्या, देखना पड़ेगा, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो x है वो किस में बिलोंग कर रहा है, HN में। आपको अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा चीज़ों को, है ना, आँख कान पूरा खोल करके रखें। ये जो है ये x कहाँ बिलोंग कर रहा है, HN में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब समझ में आया, ये x का स्ट्रक्चर कुछ और ही है। कैसा स्ट्रक्चर पता है, ये जो यहाँ छोड़ दीजिए, यहाँ लिखते हैं, ये x का एक्चुअली में स्ट्रक्चर HN है, HN है। आ रहा है बात समझ में, क्यों, क्योंकि x बिलोंग कर रहा है इस HN ग्रुप में, तो HN ग्रुप है तो इसका एलिमेंट भी ऐसा ही होता है। वो तो हम लोग कंफर्टेबिलिटी, एक हमारा कन्वीनियंट के लिए x मान रहे थे, एक्चुअली में ये x इस तरह का एलिमेंट है, ओके। एंड दिस HN will definitely will be equal to n dash h dash y belonging to HN। अब ऐसा क्यों, क्योंकि आपको पता है ना कि ये जो HN है वो NH के बराबर है, ये तो गिवन कंडीशन था हमारा, तभी तो ये सब ग्रुप है ना, ये है, तो इसका मतलब ये HN भी कम्यूट करेगा ऐसे। तो यहाँ पे NH लिख सकते थे पर ऐसा नहीं, क्यों, क्योंकि ये एक हो सकता है कुछ दूसरे एलिमेंट के प्रोडक्ट के बराबर हो। आ रहा है बात समझ में, तो ये चीज़ है, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर लें कि HN, चलिए मान लेते हैं कि ये N डैश H डैश के बराबर है, कम्यूट तो करेगा ही क्योंकि HN NH भी कम्यूट कर रहा है। इसका क्या मतलब है, फॉर ऑल, आपको क्या लगता है ये N डैश किसका एलिमेंट होना चाहिए, ये N डैश N का एलिमेंट होना चाहिए, तो N डैश बिलोंगिंग टू N, और ये H डैश किसका एलिमेंट होगा, H का, है ना। एंड फॉर ऑल H डैश बिलोंगिंग टू H, और ये HN भी किसका एलिमेंट है, H बिलोंगिंग टू H एंड N बिलोंगिंग टू N। ये आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। नाउ अब मेरे को ये बताइए कि इस पे आपको थोड़ा सा नजर बना करके रखना है, इस पे, ठीक है। ये H का एलिमेंट है ना, और हम यही तो चाहते थे कि H में कोई एक इमेज मिले, आई मीन प्री इमेज मिले। चलिए ठीक है, मान लेते हैं कि अब हम क्या कर रहे हैं, इस फाई को ऑपरेट करवाना चाहते हैं इस H डैश पे। क्यों, क्योंकि डेफिनेशन ही तो यही है ना, क्योंकि फाई तो यही बताता है कि H के एलिमेंट पे ये फाई ऑपरेट होता है, तो हम तो वही काम कर रहे हैं, H के एलिमेंट पे इस फाई को ऑपरेट करवा रहे हैं। तो ये क्या इमेज देगा, ऐसा इमेज देगा ना, NX जैसा, NX जैसा, लेकिन वहां X तो नहीं है ना, H डैश है, तो X की जगह पे H डैश आएगा, H डैश आएगा। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। सो नाउ व्हाट कैन वी राइट, ओके। सो दिस इज अ नॉर्मल,
Why? Because we know that right coset of normal group, right coset of normal is again normal itself, है ना? अगर ये n नॉर्मल है तो इसका एक राइट कोसेट बना है, मतलब इसी के एलिमेंट से इसको मल्टीप्लाई करेंगे x से, x से नहीं, चलिए n से मान लेते हैं, क्योंकि n डैश इसी का एलिमेंट है ना, n डैश इसी का एलिमेंट है। तो ये क्या है? ये राइट कोसेट है किसका? n का। चूंकि n नॉर्मल है इसीलिए वापस से ये n के बराबर हो जाएगा। अरे बात समझ, मतलब यहाँ पे n के जगह पे हम ये लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं n डैश, और ये h डैश तो बाहर में है ही। आ रहा है बात समझ में? आई होप ये क्लियर हो रहा होगा आपको। ठीक है, ये फैक्ट आपको समझ में आया होगा। ये हम लोग अपने ग्रेजुएशन के टाइम पे पढ़ चुके हैं, इसीलिए हम बोले थे कि ग्रेजुएशन का जितना भी प्रीवियस थ्योरम्स है, जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वो आपको ध्यान में होना चाहिए। वो बाकी हम यहाँ तो रिकैप कर ही रहे हैं, ठीक है ना? ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब चूंकि ये नॉर्मल है तो इसलिए ये कॉम्यूट भी करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना? एसोसिएटिविटी यहाँ पे फॉलो होगा। तो n और ये ब्रैकेट इस पे लग जाएगा, n डैश h डैश पे। अब आप यहाँ पे देखें कि n डैश h डैश किसके बराबर है? ये बराबर है hn के बराबर है, ये बराबर है hn के बराबर है। और ये hn जो है, ये जो hn है, ये जो hn है, इस hn को आप क्या लिख सकते हैं? इस hn को आप x लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे n है और ये ब्रैकेट में hn की जगह पे x लिखा जा सकता है। हमारा लेफ्ट हैंड साइड में क्या था? लेफ्ट हैंड साइड में ये था phi h डैश। इसका मतलब क्या हुआ? यस, हमने क्या कंसीडर किया? यस, वी हैव, यस, फॉर ये जो h डैश है हमने लिया था h में, h डैश h का एलिमेंट था, एंड देयर एग्जिस्ट, सो हम लोग ऐसे बात करें, ऐसे नहीं लिखेंगे। यस, फॉर इमेज nx, ये इमेज ही है, तो ये इमेज है ना nx, कहाँ बिलोंग कर रहा है? ये कोडोमेन में है, बिलोंगिंग टू कोडोमेन, एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, है ना? फॉर इमेज nx देयर एग्जिस्ट अ प्री इमेज। ये एक प्री इमेज मिल रहा है, प्री इमेज इन डोमेन h, that is h, प्री इमेज यहीं पे लिखना चाहिए था हमको, प्री इमेज h डैश। इसके लिए nx के लिए कौन है प्री इमेज? ये h डैश है, तो प्री इमेज कौन? h डैश। कहाँ पे मिला ये? इन कोडोमेन, सॉरी इन डोमेन, ये h डैश डोमेन में है ना। ऐसा ये लिखने का जरूरत नहीं है, प्री इमेज h भी आप यहाँ तक ही लिख सकते हो कि हाँ मिला हमको, nx के लिए प्री इमेज मिला। और चूंकि सिंस ये जो h डैश था इज एन आर्बिट्ररी एलिमेंट, मतलब ये सारे एलिमेंट्स के लिए ट्रू होगा, सो वी कैन से यस, मतलब हर एक एलिमेंट के लिए प्री इमेज एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब ये जो मैपिंग था हमारा, ये ऑन टू भी हो गया, ठीक है, हमने ये भी प्रूव कर दिया। सो phi इज ऑन टू एज वेल, सो phi was well defined, phi is onto. Now we will prove that phi is homomorphism. Okay, so now next third is हम लोग phi को homomorphism दिखाएंगे, ठीक है। थर्ड is homomorphism.
कैसे दिखाएंगे? जैसे ये फाई ऑपरेट होगा दो एलिमेंट के प्रोडक्ट पे, मतलब एक्स वाई, तो क्या ये सेपरेट हो पाएगा? फाई, क्या ये हो पाएगा फाई एक्स डॉट फाई वाई? अगर ऐसा हो गया तो बोलेंगे यस इट इज होमोमॉर्फिज्म. सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन फाई एक्स इज इक्वल्स टू एन एक्स, तो इट विल बी एन एक्स, बट एक्स के प्लेस पे एक्स वाई है तो एक्स नहीं एक्स वाई आएगा यहाँ पे. ठीक है. Okay, so yes, we can see this is a right coset and it can be written as nx dot ny. Why? Because the product of two right cosets is again a right cosets. आ रहा है बात समझ में? right coset का properties, again the properties we have learned in our undergraduate program. Okay, okay. Product of two right coset is again, यहाँ पे आप लिख भी सकते हो, वैसे लिखने का जरूरत नहीं है. तो ये nx इसके बराबर है. आप देखें यहाँ पे आपका जो डेफिनेशन था nx फाई एक्स के बराबर है, तो nx के प्लेस पे फाई एक्स आप लिख सकते हो, लेकिन इस x के प्लेस पे y आ गया तो यहाँ पे फाई y हो जाएगा, इस ny के बदले में फाई y हो गया. तो यस फाई जो है खुद को सेपरेट कर पा रहा है एक्स वाई के लिए, फाई x एंड फाई y अलग कर पाया है. सो यस फाई जो है इज होमोमॉर्फिज्म. फाई जो है वो होमोमॉर्फिज्म भी है. आया बात समझ में? अगर ये फाई होमोमॉर्फिज्म है ना, मतलब क्या हुआ? मीन दिस मीन्स, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो h से ये फाई कहां से कहां जा रहा है? h से hn बाय n में जा रहा है. इसका मतलब ये होमोमॉर्फिक इमेज है. क्यों? क्योंकि फाई क्या है? होमोमॉर्फिज्म. हमने प्रूव कर दिया. इसका मतलब ये होमोमॉर्फिक इमेज है. सो दिस मीन्स hn बाय n इज होमोमॉर्फिक इमेज. आया बात समझ में आपको? ये होमोमॉर्फिक इमेज बन गया क्योंकि हम लोग यहाँ पे अब फंडामेंटल थ्योरम को यूज करने वाले हैं ना. ओके, यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा. हम लोग हर एक स्टेप्स जो है ऐसा नहीं है कि बिना सोचे समझे लिख दे रहे हैं. हर एक के पीछे हम लोग रीज़न देख रहे हैं कि कौन आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. तो हमने दिखा दिया हमारा मैपिंग जो था वेल डिफाइन था, ऑन टू था एंड होमोमॉर्फिज्म है. सो नाउ वी विल यूज, नाउ व्हाट डू वी नो बाय fundamental theorem, fundamental theorem of homomorphism, जिसको आप फर्स्ट लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म भी कहते हो. हम लोग पढ़ रहे थर्ड लॉ, हम लोग फर्स्ट लॉ पहले ही पढ़ चुके हैं. फर्स्ट लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म, ये क्या बताता है? इसका स्टेटमेंट क्या था? ये इसका स्टेटमेंट था कि एवरी homomorphic image is isomorphic to some quotient group, ये था फर्स्ट लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म. तो आपको इस स्टेटमेंट का मतलब समझना पड़ेगा. फंडामेंटल थ्योरम बताना क्या चाहता है? ये बताना चाहता है कि जो होमोमॉर्फिक इमेज होता है ना, ये जो होमोमॉर्फिक इमेज होता है ना, वो क्या होता है? इज आइसोमॉर्फिक. ये आइसोमॉर्फिक का सिंबल है. किसके आइसोमॉर्फिक? टू सम कोसेंट ग्रुप. और ये मैपिंग कहाँ से कहाँ डिफाइन था? H. तो H का कोसेंट ग्रुप आपको बनाना होगा यहाँ पे H अपॉन, और ये कोसेंट का मतलब क्या होता है? नीचे नॉर्मल आना चाहिए ना. नीचे कौन आना चाहिए? नॉर्मल. अब नॉर्मल कौन है क्या आपको पता है? नहीं पता है. तो नॉर्मल तो हमें नहीं पता, बट वी नो दैट फाई इज व्हाट? ये होमोमॉर्फिज्म है.
होमोमॉर्फिज्म है, हमने प्रूव किया है, phi is homomorphism. And also we know that kernel of homomorphism is a set, is a group. ये कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या होता है? ये कलेक्शन होता है, ये जो कि ग्रुप फॉर्म करता है ना. कैसा? उन सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन जो सीधे सीधे आइडेंटिटी एलिमेंट पे मैप करता है. तो यहाँ पे इस HN/N का आइडेंटिटी एलिमेंट को मैप करेगा. उन एलिमेंट्स का कलेक्शन को हम लोग कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म कहते हैं, है ना. ठीक है, अगर आप फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ समझ करके आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्मल के प्लेस पे, एंड ऑल्सो वी नो दैट दिस कर्नल ऑफ फाई दैट इज कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म. तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं वी नो, ये यूजी कोर्सेज में हम लोग पढ़ चुके हैं. वी नो, ये बस रफली हम बता रहे हैं. वी नो क्या, व्हाट डू वी नो? दैट kernel of homomorphism is always normal. ये हमेशा क्या होता है? हमेशा नॉर्मल होता है. आ रहा है बात समझ में? मतलब ये हुआ कि कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म, एंड होमोमॉर्फिज्म कौन है? ये फाई है. मतलब कर्नल ऑफ फाई व्हाट? दिस इज नॉर्मल. ये नॉर्मल होगा, ये नॉर्मल होगा. इसका मतलब यहां पे नॉर्मल के प्लेस पे कौन आएगा? कर्नल ऑफ फाई आ सकता है भाई, बिकॉज दिस इज नॉर्मल ऑलवेज. ओके, इस बात को आप कहीं नोट कर सकते हो मार्जिन में, कॉपी के मार्जिन में. ओके, बट हमें क्या करना है? अब ये होमोमॉर्फिक इमेज है कौन? ये होमोमॉर्फिक इमेज तो ये है ना. होमोमॉर्फिक इमेज कौन है? HN/N. तो इस होमोमॉर्फिक इमेज के प्लेस पे, होमोमॉर्फिक इमेज के प्लेस पे HN/N लिख सकते हैं. एंड दिस इज आइसोमॉर्फिक टू H अपॉन कर्नल ऑफ फाई. और हमें हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट क्या था? आपको ध्यान होना चाहिए. ये हमारा टारगेट है, ये हमारा टारगेट है. क्या था? H अपॉन H इंटरसेक्शन N इज आइसोमॉर्फिक टू HN/N. ये हमें प्रूफ करना था. वी नीड टू प्रूव दिस. ओके, हमें वो प्रूफ करना है. ओके, सो yes, we have HN/N exactly same. HN/N isomorphic H upon, but यहाँ पे H इंटरसेक्शन N के प्लेस पे यहाँ पे कर्नल. मतलब ये हुआ कि हमें कर्नल ऑफ दिस फाई दिखाना होगा कि ये पूरा बराबर है, इक्वल है H इंटरसेक्शन N के. H इंटरसेक्शन N के बराबर है, तभी तो आप कर्नल ऑफ फाई को हटा करके इस H इंटरसेक्शन N को यहाँ पे डाल सकते हो. तो अब हमारा टारगेट ये हो गया कि कर्नल ऑफ फाई दैट इज होमोमॉर्फिज्म को दिखाना है H इंटरसेक्शन N. आ रहा है बात समझ में? सो लेट्स प्रूव दिस. नाउ हम लोग फाइंड कर रहे हैं कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म. फाई होमोमॉर्फिज्म है ना, कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म. तो क्या होगा इसमें? इस कर्नल में सिर्फ वो सारे एलिमेंट्स जा सकते हैं H के, X बिलोंगिंग टू H के वो सारे एलिमेंट्स जो जिस पे जैसे ही हम इस होमोमॉर्फिज्म को अप्लाई करेंगे, मैपिंग को अप्लाई करेंगे X पे, तो ये किसको मैप करेगा? कर्नल है ना, तो आइडेंटिटी को मैप करेगा. इसके आइडेंटिटी को मैप करेगा. किसको मैप करेगा? आइडेंटिटी एलिमेंट को मैप करेगा. ठीक है, किसका? इसका. एंड वी नो दैट कोसेंट ग्रुप का आइडेंटिटी ये खुद नॉर्मल होता है. आ रहा बात समझ में? सो दिस इज इक्वल्स टू X belonging to H such that this phi x is equals to nx. So in place of phi x you can write nx according to your definition. And in RHS identity element, so this phi is going from H to HN/N. So HN/N का identity कौन होता है?
आपको पता होना चाहिए कि किसी भी कोसेंट ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट नीचे वाला खुद नॉर्मल होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट n होगा यहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज इक्वल्स टू, नाउ यू हैव दिस दैट x इज बिलोंगिंग टू h एंड ये देखिए आप यहाँ पे एक राइट कोसेट खुद वापस ग्रुप अपने के बराबर हो जा रहा है। इसका मतलब क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ राइट कोसेट। सो डेफिनेटली अगर राइट कोसेट अगेन इट इज अ ग्रुप इटसेल्फ, देन डेफिनेटली दिस x is belonging to this group only. So x is belonging to this n. Okay, now what do you see here, that x is common in both, x is belonging to h as well as x is belonging to n as well. So you can say that this is a collection where x is belonging to h intersection n, क्योंकि ये दोनों में ही है ना, तो x इंटरसेक्शन में तो होगा ही। तो हम लोग ये फाइंड कर रहे थे कर्नल ऑफ फाई, जो कि हमें देखने को मिल रहा है कि ये जो h का वो सारा एलिमेंट्स जो मैप करेगा आइडेंटिटी एलिमेंट को, वो कहाँ है, वो यहाँ है। इसका मतलब ये हुआ कि कर्नल ऑफ फाई जो है वो एक्चुअली में किसके बराबर है, h इंटरसेक्शन n के बराबर है, क्योंकि x कहाँ है, यहाँ है। इसलिए तो हम बोल सकते हैं कि कर्नल ऑफ फाई इसके बराबर है। सो नाउ अब यहाँ पे अगर हम इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1, सो यू कैन से दैट सो फ्रॉम 1 वी गेट, है ना, क्या मिल रहा है आपको 1 के थ्रू। 1 को आप क्या लिख सकते हो, h अपॉन यहाँ पे कर्नल ऑफ फाई। कर्नल ऑफ फाई किसके बराबर है, h इंटरसेक्शन n के बराबर है, is isomorphic to hn by n, and this proves our theorem, proved. Okay, so this was third law of isomorphism theorem, and we completed this. Okay, thank you very much for being here. अगर आपको ये समझ में आ गया, अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया, क्लासेस समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करके तो ज़रूर ही बताएं कि कैसा रहा, कैसा लगा। और अब तक तो आप सब्सक्राइब भी कर लिए होंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, किसी इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ मिलेंगे हम लोग। एंड अभी तो अगर आप MSc फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आपके पूरे जर्नी में आपको हेल्प यहाँ से मिलने वाला है, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और ज़रूर अपने फ्रेंड्स को भी बताएं इस चैनल के बारे में, और बताएं ये वीडियोस, ये इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स के बारे में उन तक शेयर करें, ठीक है। तो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट थ्योरम। ओके, थैंक यू, बाय बाय।